हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे हिस्ट्री की 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 9। उसका हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया है। चैप्टर 9 हमारा ये है शासक और इतिवृत्त। मुगल दरबार के बारे में इसमें बता रखा है बेसिकली। इसमें पहले मैंने अपने लास्ट जो वीडियो है उसमें आपको बताया था मुगल्स के बारे में कि कैसे आए, कहाँ से आए, कौन कौन महान राजा हुए और कैसे उनका अंत हुआ। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इतिवृत्तों के बारे में। इतिवृत्त क्या होते हैं? उनके इतिहास या उनके क्रॉनिकल्स, जो उनके राज्य में जो घटनाएं घटी या जो उन हम और अधिक अच्छे तरीके से कहेंगे उन शासकों के जीवन में जो जो घटनाएं घटी उनको दिखाया गया है। अब इनकी खास बात क्या है? ये इतिवृत्त किन्होंने लिखवाए थे? मुगल बादशाहों ने, उन्होंने तैयार करवाए थे। और इसके उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था प्रजा के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रायोजना, कि वही एक बड़ा समझदार सा हमारा राज्य है, उसको वो दिखाना था। दूसरा है मुगल शासन के विरोधियों को चेतावनी देना कि उनका विद्रोह असफल होना पक्का है। इसका मतलब ये एक तरीके से अपनी शक्ति की का प्रदर्शन भी कर रहे थे। और इनका तीसरा उद्देश्य क्या था? भावी पीढ़ियों के लिए शासन का विवरण उपलब्ध कराना, कि जो आगे पीढ़ियां आएंगी वो देखें कि भाई कौन कैसे कैसे हमारे शासक हुए थे और उन्होंने किस किस तरीके से शासन चलाया था। और इन इतिवृत्तों की विशेषताएं देखें बेटा, एक क्वेश्चन आ सकता है। विशेषता क्या थी? पहली थी, इनके जो लेखक थे वो राज दरबारी थे, यानी कि जो उस राज दरबार में बैठते थे वही इन घटनाओं को कवर करते थे। और इनका जो केंद्र बिंदु, मेन फोकस क्या था इन इतिवृत्तों का? जो शासक हो गए उनके साथ जो घटनाएं घटी, या शासक का जो परिवार है, या दरबार में जो घटनाएं घटी, या अभिजात जो नोबल फैमिलीज हैं, और जो युद्ध हुए या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इनकी मेन फोकस पॉइंट था, केंद्र बिंदु था। और लेखकों की नज़र में साम्राज्य और दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। वो क्या करते थे? बादशाह का इतिहास लिख देते थे और वो मानते थे कि हमने मुगल साम्राज्य का इतिहास लिख दिया, जबकि ये सही नहीं था। इनकी भाषा क्या थी? देखो बेटा, जो मुगल्स थे ये मेनली चगतई क्षेत्र से आए थे। ये चगतई तुर्क कहलाए थे और इनकी मातृभाषा थी तुर्की। बाबर जब भारत आया और उसके बाद उसने अपनी पुस्तक लिखी तुज़ुक-ए बाबरी, उसकी लैंग्वेज थी तुर्की। हालांकि बाद में इसका फारसी अनुवाद किया गया था। अच्छा, बाबर के बाद जैसे और जो इतिवृत्त लिखे गए वो मुख्यतः फारसी भाषा में लिखे गए, जैसे अकबरनामा। फारसी भाषा और इसके जानकार जो थे उनको दरबार में बहुत एक प्रतिष्ठित स्थान दिया गया। जो राजा था या शाही परिवार के लोग थे या जो और मेन मेन सदस्य थे वो फारसी लैंग्वेज ही बोलते थे। और 16वीं और 17वीं सदी में क्या हुआ कि कुछ और व्यक्ति उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों से आए जिनको फारसी भी आती थी और इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस भी आती थी। तो इसके में क्या हुआ, जो फारसी भाषा में इंडियन लैंग्वेज का पुट भी आने लगा और इसको हम कहते हैं कि फारसी का भारतीयकरण होने लगा। और बाद में क्या हुआ, फारसी और हिंदवी भाषा, हिंदवी भाषा मीन्स जो उस समय की हिंदी भाषा थी, इनसे मिलकर एक नई भाषा सामने आई, उर्दू। तो उर्दू हम देखते हैं कि बहुत कोई पुरानी भाषा नहीं है, ये बाद में ही आई है। और किस किस से मिलकर बनी है? फारसी और हिंदवी से। और जो मुगल शासक थे उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे जो संस्कृत के ग्रंथ थे उनका फारसी अनुवाद भी करवाया। महाभारत के फारसी अनुवाद को रज़्मनामा यानी कि युद्धों की पुस्तक कहा गया है। अब हम बात करते हैं बेटा पांडुलिपियों की रचना। पहली चीज़ तो पांडुलिपि होती क्या है? हस्तलिखित पुस्तकें, उनको पांडुलिपि बोलते हैं। और मुगल काल की सभी पुस्तकें हस्तलिखित होती थी। इसका क्या कारण है? क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में नहीं आई थी। वर्ल्ड में तो आ चुकी थी, इटली वगैरह में तो, या यूरोप में अगर हम करें, जर्मनी में, तो वहाँ पर होता था, लेकिन इंडिया में अब तक ये नहीं आई थी। और ये कहाँ लिखी जाती थी? किताब खाना। किताब खाना का मतलब बेटा यहाँ पे पुस्तकालय नहीं है, यहाँ पर है किताब खाना का मतलब लिपि घर। लिपि घर जहाँ पे जो लिपिक थे लिखने वाले वो इनकी रचनाएं करते थे और इनका संग्रह भी किया जाता था। तो सभी पांडुलिपियाँ किताब खाना में मिलती थी। अब वहाँ पे काम करने वाले मेन मेन आदमी कौन थे? कागज़ बनाने वाला, सुलेखक, कोफ्तगार जो उसे सजाता था, और चित्रकार जो उस पर चित्र लगाते थे, अलग से चित्र बना के
और फिर जो सुलेखक थे ये जगह छोड़ देते थे यहाँ पर, फिर वो चित्रकार अपनी पेंटिंग लगा देते थे। और जिल्दसाज जो उसको बाद में कवरिंग वगैरह करता था, ये मेन मेन आदमी थे। और जब पांडुलिपि तैयार होती थी तो उसे बौद्धिक संपदा माना जाता था, बहुत ही इंटेलेक्चुअल चीज़ माना जाता था, क्योंकि उस वक्त तक भी बुक्स का ज़्यादा प्रचलन नहीं था एक सामान्य वर्ग में। जो सुलेखक और चित्रकार थे जिनका भी हमने जिक्र किया, इनको उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली थी। और जो बाकी थे जिल्दसाज वगैरह किताब बनाने, ये पन्ने बनाने वाले, इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल पाई। अब जो सुलेखन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुलेखन मतलब सुंदर हैंड राइटिंग। इसकी अलग अलग शैलियाँ थी। इनमें नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। वैसे अकबर को पढ़ना तो आता नहीं था, आपको तो मालूम है, लेकिन ये है कि भाई जो दिखने में अच्छी लगी वही उसकी पसंदीदा शैली बन गई। एक बार हम देख लेते हैं नस्तलिक शैली का एक रूप। इसमें बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं और कलम से लिखी जाती है ये। एक मैं आपको जो मुग़ल समय का एक किताब खाना है उसकी भी एक झलकी दिखा देते हैं। अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई चित्रकारी कर रहा है, कोई लिख रहा है। और इस नस्तलिक शैली के बारे में एक दो छोटी मोटी चीज़ें बता दूं। एक तरल शैली थी, लिक्विड, जिसमें सरकंडे या कलम से ये लिखा जाता था। कलम को बार बार स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। और इसमें भी खास बात क्या थी कि जो कलम है उसके टुकड़े, सामान्यतः जो कलम की नोक थी उसके बीच में एक छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि स्याही आसानी से सोख ले। और इससे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे के रूप में लिखा जाता था। आज के लिए केवल इतना ही। अगले पार्ट में हम आपको रंगीन चित्र या चित्रकला के विषय में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।